शादियों को लेकर भी दिक्कत इसीलिए हो रही है कि जब बच्चियां पढ़ जाती हैं तो वो अपना लाइफ पार्टनर अपने तरीके से चॉइस करना चाहती हैं। अब उसमें कुछ ये का फैक्टर है कि कभी कभी हम पढ़ाई पर इतना ध्यान देते हैं, करियर पर, उसकी वजह से ही कुछ हो सकता है क्या? जी, एज का फैक्टर है। पहले छोटी उम्र में शादी हो जाया करती थी, तो बचपन में जब शादी हो रही है तो एक फैमिली से दूसरी फैमिली में बच्ची जा रही है तो वो ढल जाती थी। आपके हिसाब से कौन जो रेशियो है वो क्या है? 50-50 है, 50-60 है, कैसे 40 है, कैसा क्या है? नहीं, अगर रेशियो माने तो अरेंज मैरिज वाले ही ज़्यादा टूटते हैं, क्योंकि लव मैरिज वाले, मैंने बोला ना अभी कि अपने आप को दी बेस्ट प्रूफ करते रहते हैं। अगर किसी का तलाक हो जाता है तो वो क्या एक हार माने या फिर एक नई शुरुआत? मेरे ख्याल से डाइवोर्स आपको एक और मौका देता है अपनी ज़िंदगी जीने का। क्या तलाक के बाद भी दोस्ती हो सकती है? तलाक तो होता ही इसीलिए क्योंकि दूसरे पर्सन से दोस्ती हो चुकी होती है। अच्छा मैम, जैसे अभी आपने केस सुने होंगे कि किसी को नीले ड्रम में पैक कर दिया। जी, ये तो आजकल वो ना कलयुग आ गया है, ये घोर कलयुग आ गया है। प्यार से रिश्ता नहीं चलता, 1-2 साल काट सकते हैं प्यार से, जिंदगी काटनी है। मैंने बहुत सारे कपल्स ऐसे देखे हैं जहाँ हस्बैंड को पता है कि मेरी वाइफ का अफेयर चल रहा है, वो शांत है। तो आजकल अटैक इतने पड़ रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं लोग, यही रीज़न है कि उन्हें सोशल फेम से बचना था, तो मरने से बेटर है आप डाइवोर्स ले लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेक शर्मा टॉक शो। मैं आपका होस्ट विवेक शर्मा, आप देख रहे हैं विवेक शर्मा टॉक शो। आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट है हमारे पॉडकास्ट में, तनिष सदरवा जी हमारे साथ हैं, जो कि फैमिली मैटर्स में स्पेशलिस्ट हैं। और हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, टूटने की क्या वजह है और उनको कैसे जोड़ा जा सकता है। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आजकल बहुत ज़्यादा डिवोर्स हो रहा है, उसकी क्या वजह है? डाइवोर्स होने के पीछे एक कारण नहीं है, रिश्ते टूटने के पीछे एक कारण नहीं है। जी मैम। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि पहले जॉइंट फैमिली रहती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली रह रही है। जॉइंट फैमिली का एक पर्दा होता था, एक शर्म होती थी हस्बैंड वाइफ को। दोनों जब लड़ते थे या दोनों के बीच कोई भी मनभेद हुआ करते थे तो जॉइंट फैमिली में बैठ के रिजॉल्व हो जाया करते थे। एक लैक ऑफ कन्वर्सेशन, दोनों को एक दूसरे से इतनी ज्यादा उम्मीदें हैं जो उम्मीदें कभी पूरी नहीं हो सकती। उम्मीदें किसी भी रिश्ते में कभी पूरी नहीं करती। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लीगल राइट्स मिल गए हैं लोगों को। पहले सेक्शन 377 हुआ करता था, जो कि हस्बैंड वाइफ अगर कहीं बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हैं तो एक क्राइम माना जाता था, उसको खत्म कर दिया गया। तो लोगों को जितने ज्यादा राइट मिलेंगे वो उसका उतना ही यूज करेंगे। किसी का राइट किसी के लिए इलीगल हो जाता है। तो ये सारी वजह है जिनके पीछे डाइवोर्स ज्यादा हो रहे हैं। लोगों की टॉलरेट पावर खत्म हो गई है, पेशेंस पावर खत्म हो गई है जी। कहीं ना कहीं मैटर। आजकल वाइफ हैं जो अर्निंग वुमेन होती हैं, तो वो भी टॉलरेट नहीं करती, पहले वो टॉलरेट करती थी चीज़ों को। तो ये छोटे छोटे कारण होते हैं जो बल्क में बढ़ जाते हैं, तो रिश्ता फिर दी एंड हो जाता है। बिल्कुल। आजकल शादियों को लेकर इतना दिक्कत क्यों हो रही है? शादियों को लेकर जी। शादियों को लेकर भी दिक्कत इसीलिए हो रही है कि जब बच्चियां पढ़ जाती हैं तो वो अपना लाइफ पार्टनर अपने तरीके से चॉइस करना चाहती हैं। अब उस टाइम पर पेरेंट्स समझाते हैं तो समझ में नहीं आती उनके, बाद में उनको एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती हैं। जो उसका हस्बैंड बन गया है, पहले वो उसका पार्टनर, मतलब पहले वो बॉयफ्रेंड हुआ करता था, तो उससे उतनी ज़्यादा उम्मीद हो जाती है। उम्मीद सिर्फ एक हरा चश्मा होता है, शादी से पहले वो उतर जाता है शादी के बाद जी। और जब वो उतरता है तो फिर परेशानी आती है। तो शादी में प्रॉब्लम इसीलिए आती हैं कि पहले आप पेरेंट्स की नहीं मान रहे हैं। पेरेंट्स जब शादी करते हैं तो वो एक जिम्मेदारी पर करती हैं। अगर मैंने पेरेंट्स की मर्जी से शादी करी है तो मैं उनसे लड़के प्यार से कैसे भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करूंगी। लेकिन जब मैं अपनी पसंद से चॉइस कर लेती हूँ, कोई वाइफ या कोई हस्बैंड अपनी पसंद से शादी कर लेता है, तो फिर वो जिस दिन शादी कर रहा होता है उसी दिन दी एंड हो जाता है कि वो अपनी शिकायतें, अपनी मैरिड लाइफ में जो शिकायतें हैं वो अपने पेरेंट्स से या किसी से भी कैसे सेव नहीं कर पाता है। उसी दिन से वो ठान लेता है कि दी बेस्ट मूव करना है। ओके। तो वही दी एंड हो जाता है। अब उसमें कुछ ये का फैक्टर है कि कभी कभी हम पढ़ाई पर इतना ध्यान देते हैं, करियर पर, उसकी वजह से ही कुछ हो सकता है क्या?
जी, एज का फैक्टर है। पहले छोटी उम्र में शादी हो जाया करती थी, तो बचपन में जब शादी हो रही है तो एक फैमिली से दूसरी फैमिली में बच्ची जा रही है तो वो डर जाती थी। अभी क्या है कि सबको अपना करियर चूज पहले करना है, शादी सेकंड रहता है उनके लिए, प्राइमरी इज करियर। करियर बनाने के लिए आप 12th पास करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, फिर उसके बाद कोई डिप्लोमा भी करेंगे, उसके बाद आप अपना करियर में कोई जॉब, कोई बिजनेस, XYZ जो भी चूज करेंगे। जब आप अपने आप को सेटल समझने लगते हैं तब तक आप 28-30 को हो जाते हैं, तब जाके आप शादी करते हैं। जी। तो जो चार्म वाली लाइफ होती है ना, बचपन वाली लाइफ, वो खत्म हो जाती है हस्बैंड वाइफ के बीच में। अब दोनों अपने आप को मास्टर समझने लगते हैं, एजुकेशन में भी मास्टर हो गए और वो मैरिड लाइफ में भी मास्टर समझने लगते हैं। तो एज फैक्टर है। तो कहीं ना कहीं होता है, और इसमें देखा जाए कि हमारे कि जैसे आपने बताया कि जैसे 30 का लगभग पहुंच जाते हैं, वहाँ पर जो एज होती है किसी के सामने झुकना नहीं चाहती। जी बिल्कुल। तो इसलिए शायद ये डिवोर्स रेट बढ़ रहा है। जी, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए 28-30 की एज पर मैं शादी करी। जी। अब आप 3-4 साल अच्छी लाइफ जिएंगे, है ना, चाहे आपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी की हो चाहे अपनी मर्जी से, दी बेस्ट प्रूफ करेंगे, एक दूसरे की टॉयलेट पावर को झेलेंगे भी। फिर 30-35 एज हो जाती है, फिर वही ना, झुकने वाली जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। एक एंड आएगी, सहनशीलता जिसे बोलते हैं। जिस उम्र पे हमारे बच्चे काफी बड़े होने चाहिए, हमें उनको पालने पोसने में अपना दिमाग लगाना चाहिए, उस एज पर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पे दिमाग लगाती रहती है, तूने ये क्या किया, तूने वो क्यों किया। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो बचपन में होनी चाहिए थी, वो 30 से अबव एज में होने लगती हैं। और जो मतलब क्या बोलते हैं, वो एज नहीं होती उन एक्टिविटीज को करने की। वो परिवार को चलाने की ही है। वो परिवार को, बच्चों को मतलब परिवार को चलाने की एज है। फिर रिश्ते टूटने वाली एक्टिविटीज चालू हो जाती हैं, टॉलरेशन खत्म हो जाता है पूरा। अबे मैं आपका जो केसेस आते हैं, उस सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? जी, लव मैरिज, अरेंज मैरिज? दोनों के अलग अलग पॉइंट्स हैं। लव मैरिज में अलग, अरेंज मैरिज में अलग। अरेंज मैरिज में क्या होता है, वाइफ आती है तो वो अपने हस्बैंड के साथ साथ सब, वो ये सोचती है मेरे फादर ने मुझे दी बेस्ट ढूंढ के दिया है। अभी तक जो उम्मीद है वो अपने फादर से पूरी कर रही थी, वो सारी उम्मीदें अपने हस्बैंड के करना चाहती है। अपने हस्बैंड के साथ साथ उनकी फैमिली वालों से भी करना चाहती है। लेकिन जैसा शुरू से चलता आ रहा है, दहेज प्रथा है ना, लड़की पैदा हो जाना, बच्चे लेट पैदा होना, लड़का पैदा क्यों नहीं हो रहा, ये पुराने जमाने से नहीं, आज भी ये है। मेरे पास इतनी सारे केसेस आते हैं इन्हीं सारी चीजों को लेके कि बच्चे लेट पैदा हुए, लड़कियां पैदा हो गई, दहेज क्यों नहीं आ रहा है। अगर बच्चा पैदा हुआ है तो वो एक रीति रिवाज होती है छोचक वगैरह की, वो अच्छा क्यों नहीं आया। जो पुरानी रीति रिवाज है ना, उसी को फॉलो किया, वो आज भी चल रही हैं। अरेंज मैरिज में आज भी वही है। इवन शादी के दूसरे तीसरे दिन वाले, जो दूसरे तीसरे दिन वाले डाइवोर्स मेरे पास आ रहे हैं कि शादी में हम लोगों ने इतना खर्चा किया फिर भी लड़के वाले खुश नहीं है। तो अरेंज मैरिज तो जो पुराने टाइम से फॉलो होती आ रही है वही डाइवोर्स वाली मैटर है। पहले लोग झेलते थे, पहले भी वही पॉइंट्स होते थे, लेकिन लोग झेलते थे क्योंकि एक सोशल फेम उनको मेंटेन करके रखना पड़ता था, समाज की एक शर्म हुआ करती थी। लेकिन आज ना पेरेंट्स में वो शर्म बची है, ना हस्बैंड वाइफ में। अरेंज मैरिज में भी अगर कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाई है तो वो पंचायत से पहले कोर्ट पहुंच जाते हैं कि तोड़ो रिश्ता। क्यों? क्योंकि जिस पेरेंट्स ने अपनी बच्ची पढ़ा लिखा के भेजी है उसके अंदर वो सहनशीलता, टॉलरेंस पावर खत्म हो चुकी है। वो अपना रिश्ता बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगी। यहाँ पे रोल स्टार्ट हो जाता है पेरेंट्स का, लेकिन पेरेंट्स उसे रोकने की जगह मोटिवेट करती हैं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हमने 20 लाख लगाए थे, ये लड़की वाली दबाएंगे कैसे नहीं। तो लड़की वाले जो के पेरेंट्स होते हैं, जो वाइफ के, वो भी इसका बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। और हस्बैंड के पेरेंट्स तो शुरू से ही अहम हिस्सा रहे हैं घर बिगाड़ने के लिए। लेकिन मेरा मानना ये है वाइफ के पेरेंट्स भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं घर तोड़वाने में। लव मैरिज में क्या होता है? लव मैरिज में एक
अलग फैक्ट्स हैं। जी। जैसे कि आज किसी लड़की को कोई लड़का पसंद है, हम्म, वो लोग घूम रहे हैं, एक दूसरे की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, एक दूसरे की का दिल नहीं तोड़ रहे हैं, एक दूसरे पे ध्यान दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, फोन पे टाइम दे रहे हैं, मिल रहे हैं। वो सारी चीजें शादी के बाद के सपने सजा लेती हैं। शादी के बाद भी ऐसा होगा, लेकिन शादी के बाद सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। शादी के बाद क्या होता है, अब पहले हमने वो सारी इच्छाएं पूरी कर ली, अब क्या ये तो मेरी हो गई, अभी ये मेरी हो गई, अब मैं अपना करियर बनाता हूँ। क्योंकि जब करियर बनाने वाला टाइम था इसी में लगे हुए थे, अब वो करियर, दोनों ही करियर बनाने में लग गए। अब दोनों जब एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो जहाँ ज्यादा टाइम दिया जाता था, एक दूसरे की अगर छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो रही है, तो दोनों को ये पता है कि हमने चॉइस किया था, अब हम अपने पेरेंट्स से नहीं कह पाएंगे। अपने दोस्तों में दी बेस्ट प्रूफ करते हैं, कंपटीशन होता है, वो अपने हस्बैंड के साथ खुश है, वो अपनी वाइफ के साथ खुश है, मुझे भी अपने आप को अच्छा प्रूफ करना है। अच्छा प्रूफ करते 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 एक दिन दीवार निकल जाता है, फिर वो दिवाला आके दीवानी में फूटता है। ये होता है। ओके, तो मतलब क्या कहते हैं आप जो केसेस, मतलब वो चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, जो रेशियो है वो क्या है, 50-50 है, 50-60 है, कैसे 40 है, कैसा क्या है? नहीं, अगर रेशियो माने तो अरेंज मैरिज वाले ही ज्यादा टूटते हैं, क्योंकि लव मैरिज वाले, मैंने बोला ना अभी कि अपने आप को दी बेस्ट प्रूफ करते रहते हैं। अब दी बेस्ट प्रूफ करते करते अगर ज्यादा उम्र बढ़ जाती है तो सोचते हैं अब दी बेस्ट प्रूफ करते ही रहें। लेकिन अरेंज मैरिज में फैमिली वाले सपोर्ट करती हैं डाइवोर्स कराने के लिए, तो रेशियो बोले तो अरेंज मैरिज वालों का ज्यादा है अकॉर्डिंग टू लव मैरिज। ओके, अगर किसी का तलाक हो जाता है तो वो क्या है कि हार माने या फिर एक नई शुरुआत? मेरे ख्याल से डाइवोर्स आपको एक और मौका देता है अपनी जिंदगी जीने का। अब आप डाइवोर्स के बाद दूसरी शादी भी कर सकते हैं, तो हो सकता है आपको दी बेस्ट पार्टनर मिल जाए। और अगर आप डाइवोर्स के बाद दूसरी शादी नहीं भी करते हैं, तो यू हैव सिंगल लाइफ, उसको आप अपने तरीके से जी सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि डाइवोर्स एक और नई शुरुआत है। कभी कभी क्या होता है कि हस्बैंड वाइफों को अच्छा प्यार है, बट उनकी जो सास है, मदर है, जो इनमें कभी कभी खनबन चलती रही, मैं तुम्हारे पिताजी साथ रहती हैं, तो वहाँ भी कभी कभी डिवोर्स की रेट आ जाता है, तो वो क्या आपकी नज़र में? मेरी नज़र में है कि 50% केसेस जो अरेंज मैरिज वाले हैं वो आते ही इसीलिए, अगर दोनों की फैमिलीज बैठ के एक मीडिएशन करें, उनको समझाएं कि आप लोग चिंता न करें, हमने शादी कराई है आपकी, हम पीछे खड़े हैं, ये कहने वाला अरेंज मैरिज में भी कोई नहीं होता। वो आग में घी डालने वाला काम होता है ना। दोनों तरफ की फैमिली की बात कर रही हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वाइफ और हस्बैंड, दोनों तरफ की फैमिली में ये काम चलता है जी। तो ये फैमिली वालों कराते हैं कि हस्बैंड वाइफ साथ लेना चाहते हैं, फिर भी फैमिली वालों की वजह से डाइवोर्स हो जाता है। मेरे पास आए हैं 3-4 केसेस ऐसे हैं कि वाइफ आएंगी, मैम प्लीज, पापा मम्मी गए हैं पानी पीने, अगर दीवानी में पानी पीने गए या कुछ भी अपना रेस्ट लेने गए हुए हैं, वो अगर मेरे पास बैठी है, मैम प्लीज आप ना ऐसा करना, नोटिस मत भेजना, ये तो पापा की वजह से आई हूँ। तो मैंने ऐसा देखा है कि फैमिली वालों की वजह से भी डाइवोर्स होते हैं। हस्बैंड वाइफ नहीं चाह रहे हैं, फिर भी मीडिएशन सेंटर होता है डाइवोर्स डालने के बाद। दीवानी में भी जजेस इतनी जल्दी डाइवोर्स नहीं देते हैं, 2 से 3 डेट ऐसी होती हैं जिसमें मीडिएशन होता है, जिसमें एक अलग अधिकारी बैठे होते हैं, वो मीडिएशन कराते हैं। तो 2 मीडिएशन होते हैं, हस्बैंड वाइफ सिंगल बैठ रहे हैं, तब दोनों की मीटिंग करा दी और दोनों ने अपनी अपनी कंडीशन रख दी, बात 90% आ गई कि अब हाँ ये दोनों साथ रहेंगे। अब जो तीसरी तारीख आती है उसमें क्या होता है, पूरी दोनों की फैमिलीज को बुलाया जाता है। आपने बहुत सारी वीडियो वायरल देखी होंगी, मीडिएशन सेंटर में लड़ाइयाँ होती हैं, दिल्ली में ज्यादातर होता है ये सब। वो यही रीजन होता है, फैमिली वाले आके ना वो दोनों का एका होने नहीं देती फिर। ओके। तो ये बहुत बड़ा रीजन है फैमिली वालों का अरेंज मैरिज में। लव मैरिज की बात नहीं कर रही मैं अभी कि फैमिली वाले इन्वॉल्व होते हैं या नहीं, लेकिन अरेंज मैरिज में फैमिली वालों का बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके। अगर किसी का डिवोर्स होता है तो सबसे पहले कौन टूटता है?
हस्बैंड या वाइफ? अपोजिट पार्टी। अगर हस्बैंड डाइवोर्स डाल रहा है तो वाइफ टूटेगी, वो तो नहीं चाहती डाइवोर्स देना। और वाइफ डाइवोर्स डाल रही है तो हस्बैंड टूटेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता। क्योंकि अगर दोनों ही चाहेंगे तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डाइवोर्स हो जाएगा, और जहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है डाइवोर्स, वहाँ कोई नहीं टूट रहा। मैं दोनों क्वेश्चन डाइवोर्स देके, लेकिन यहाँ तारीख पे तारीख चल रही है, 5 साल 7 साल चले गए डाइवोर्स के लिए, तो वहाँ अपोजिट पार्टी टूट जाती है। किसी एक पर्सन का नाम नहीं ले सकते कि हस्बैंड टूट रहा है या वाइफ। जो डाइवोर्स डाल रहा है किसी भी कंडीशन में, वो थोड़ा खुश है कि मेरे को तेरे साथ रहना ही नहीं है, लेकिन जो नहीं देना चाह रहा वो टूटता है। अच्छा, कभी कर आपके पास ऐसा केस आया हो कि वहाँ दही की प्रथा हो और उस व्यक्ति के पास दही गया भी ना हो, उसमें फिर क्या होता है? मतलब वाइफ के घर वाले बोलते हैं मैं दहेज दिया, नहीं दिया, और हस्बैंड के घर वाले बोलते हैं नहीं दिया ही नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस यही होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे रोल स्टार्ट होता है एडवोकेट्स का। वो दोनों नहीं चाहती इस तरीके का कोई भी एक्टिविटी हो। कोई ऐसा एलिगेशन लगाना कि हमें दहेज दिया था या इन लोगों ने दहेज नहीं दिया था। ये सारी चीजें डिपेंड्स ऑन एडवोकेट होता है, क्योंकि एडवोकेट को एट द एंड अपने क्लाइंट को जिताना है। तो वो ये एलिगेशन लगाते हैं कि ना देने के बाद भी इसने 20 लाख कैश दिए थे, ये जेवर दिया था, घर का सामान दिया था, एफडी दी थी, प्लॉट दिया था, गाड़ी दी थी। तो ये एडवोकेट का रोल है। इसमें मेरा मानना ये है, पर्सनली इन दोनों का कोई रोल नहीं होता। ओके, नहीं कहूँगा जैसे कि आपको लगता हो कि यार व्यक्ति को कुछ मिला ही नहीं और उसके पास झूठे इंजाम लग रहा है, 70% ऐसा ही होता है। तो क्या उनको उसका मुआवजा मिलता है? ये नहीं कह सकते कि मिलता है, क्योंकि देखो एट द एंड फैमिली कोर्ट्स में 70% केस ना हस्बैंड का हो जाता है, क्योंकि उसके पास डाइवोर्स देने के अलावा कोई लीगल राइट नहीं है। लेकिन डाइवोर्स दे सकता है सेक्शन 13, और सेक्शन 9 में बुला सकता है कि मेरी वाइफ रूठ के चली गई है, वापस आ जा। लेकिन वाइफ के पास न जाने कितने सेक्शंस होते हैं उसको फंसाने के, उसकी फैमिली वालों को फंसाने के। जब देखो एक लाइन कही गई है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। जब लव था तो दोनों एक दूसरे को समर्पित कर रहे थे एक दूसरे के लिए। जब वॉर स्टार्ट होता है, दीवानी वाला वॉर, फैमिली वाला वॉर, तो बात यहाँ तक आ जाती है कि वाइफ डाइवोर्स लेने के लिए हस्बैंड के अलावा जो उसके घर में और भी लोग हैं, ससुर है, जेठ है, देवर है और नंदे हुए, इन लोगों पे वो ना जाने कितनी गलत एलिगेशन भी लगा देती हैं। तो डाइवोर्स के लिए फिर वाइफ कहीं तक भी जाती है। इसका मतलब ये नहीं वो गलत है, इसका मतलब ये उसे जीतना है। कहते हैं कि जीतना है, कैसे भी मुझे जीतना है, ये चीज आ जाती है। ओके, क्या तलाक के बाद भी दोस्ती हो सकती है? उसी पर्सन से या दूसरे पर्सन से? दोनों से, किसी और से ही और उस व्यक्ति जिसके साथ हुआ है? तलाक तो होता ही इसीलिए क्योंकि दूसरे पर्सन से दोस्ती हो चुकी होती है, और उसी पर्सन से भी दोस्ती हो सकती है, इवन उसी पर्सन से द्वारा शादी भी हो सकती है। अच्छा, कई बार अभी मेरे पास एक केस आया था, वो ऑफिस आए थे उस दिन, 3-4 दिन पहले ही आए थे, तो उन लोगों का डाइवोर्स हो गया। अब 1-2 साल रह लिया अलग, लगा होगा कि नहीं यार डाइवोर्स गलत हो गया। अब उन्हें दोबारा शादी करनी है। अब वो सामाजिक स्तर से नहीं करना चाहते शादी, उन्हें कोर्ट मैरिज करनी थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या मैडम हमारे पास डाइवोर्स ऑर्डर है, क्या हम दोनों सेम पर्सन शादी कर सकते हैं फिर से? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा ऐसा है जी। तो पहले साहब पहले टूटे क्यों थे? सिचुएशन नहीं थी। जी, क्या हर झगड़े का हल तलाक है? ये डिपेंड ऑन पर्सन होता है वैसे तो, कि तलाक देके अगर तुम्हें झगड़ा खत्म करना है, अगर आपने दिमाग में सेट ही कर रखा है कि नहीं तलाक दे देंगे झगड़ा खत्म हो जाएगा, तलाक दी एंड है, झगड़े का सॉल्यूशन नहीं है। ओके, ये दी एंड है। तलाक के लिए हस्बैंड वाइफ इतनी जल्दी कोर्ट नहीं जाते, ना जाने कितना झेलते होंगे एक दूसरे को, ना जाने कितना समझाया होगा एक दूसरे को, कितनी गलतियां माफ की होंगी एक दूसरे की। वो गलतियां माफ की होंगी जो गलतियां माफी योग्य नहीं थी। उसके बाद भी जब सामने वाला पर्सन नहीं माना होगा तब वो डाइवोर्स के लिए गया होगा। अच्छा, जैसे कि ये विचार आता है हमारे मन में क्यों है
या तो ये लोग बनाए पहले, जैसे हम बात कराए थे अगर 20-30 वाले, तो पहले कुछ कहीं सुनते थे कि वहाँ को डिवोर्स हुआ, तलाक हुआ, और हर दूसरे तीसरे घर में मिल जाता है। दूसरे तीसरी घर वाली बात बताऊं मैं, दीवानी में पहले फैमिली कोड 1 था, जी। अब फैमिली कोड 4 है। मैं एक शादी कराती हूँ कोर्ट मैरिज, रेशियो बता रही हूँ, और 2 डाइवोर्स कराती हूँ, ये रेशियो है। मैंने बोला ना, पहले एक पर्दा था, एक आंखों में शर्म थी अपने बुजुर्ग लोगों की, एक समाज की। हम इतने एजुकेटेड हो गए हैं, अपनी लाइफ को इतने अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं कि सोशल फ्रेम को फिर हम साइड में रख देते हैं। तो ये हर तीसरे घर में आपको डाइवोर्स मिलेगा। जी। क्या मैम, क्या कहते हैं, जैसे हम बात करें कि जो रिलेशनशिप को लेके, उसमें की ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, जी। क्योंकि अगर वहाँ की ट्रस्ट नहीं है तो आपके पास काले कोट के पास जाएंगे। ट्रस्ट जरूरी है, लेकिन डाइवोर्स के पीछे का कारण ट्रस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि दोनों का ट्रस्ट टूट गया इसीलिए डाइवोर्स हो रहा है। दोनों का ईगो प्रॉब्लम है, इसीलिए डाइवोर्स हो रहा है। इतना ईगो रहता है दोनों के अंदर कि मान लीजिए अभी इतने एजुकेटेड होते जा रहे हैं सभी लोग, हस्बैंड वाइफ भी। अभी एक 2021 में टीना डाबी आईएएस बनी थी, और उनके हस्बैंड का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा। दोनों आईएएस थे, एक की रैंक फर्स्ट थी, एक की सेकंड। लव मैरिज करी दोनों ने, और 1 साल बाद उन दोनों ने डाइवोर्स ले लिया। क्यों? दोनों इतनी अच्छी फैमिली से थे, दोनों अच्छे प्रोफेशन से थे, एक ही प्रोफेशन से थे। दोनों समझते होंगे एक दूसरे को कि इस प्रोफेशन में ऐसा होता है या जो भी है, लेकिन फिर भी डाइवोर्स हो गया ना। दोनों के अंदर इतनी ईगो होती है, तू कमाता है तो मैं भी कमाती हूँ, तो ईगो की प्रॉब्लम होती है डाइवोर्स के पीछे, न कि ट्रस्ट की। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ईगो आ रहा है, पर अगर हम पहले बात करें कि पहले जैसे महिला एक घर में रहती थी पर्दा में, और वो खाना बनाती थी, घर को चलाना एक स्किल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बाहर कमा रहा है तो उस माताओं बहनों के लिए घर को संभालना एक फैक्ट्री जैसा है, एक बहुत बड़ी कंपनी चलाना जैसा है। तो ऐसा नहीं है कि क्या कहती कोई कहे कि मैं घर संभाल रही हूँ या तो आप बाहर कमा रहे हो। तो पहले की जो माता हुआ करती थी, आज जो बहनें हैं हमारी माता हैं जो पढ़ लिख के वो भी बाहर जॉब करने लगी। तो कहीं ना कहीं इसमें मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि ये कोई गलत ना ली चीज़ को, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि उसमें जो माता है जो बहनें हैं वो बाहर निकलना शुरू हुई, और उससे जो एक मर्द था उसमें एक ईगो भी आने लगे, यार मैं कमाता था, आप घर संभाले। तो मैंने कई बार ऐसा देखा है कि व्यक्ति घर पे काम कर रहा है, उसकी जो घर की वाइफ है वो बाहर काम कर रही है। जी, ये एक पॉइंट आपने बोला कि मेरे इसके अंदर एक ईगो प्रॉब्लम आ गया कि मैं कमाता था और आज ये भी कमा रही है। ये भी रीजन है बहुत बड़ा। आज भी हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, महिलाओं को आगे बढ़ता खुश नहीं होता। एक पेरेंट्स के अलावा कोई है नहीं जो अपनी वाइफ को, अपने पार्टनर को आगे बढ़ता। अपवाद हर जगह है, ऐसा नहीं है हस्बैंड खुश नहीं होते, लेकिन 80% यही है कि खुशी नहीं होती। वो ये चाहते इतना कमा के ले आए तू कि घर में हेल्प हो पाए, तेरी तरक्की मुझे पसंद नहीं। लेकिन अपवाद हर जगह है, बहुत सारे हस्बैंड होते हैं फुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये ईगो प्रॉब्लम आती है एक। दूसरा, आपने बताया कि पहले महिलाएं पर्दे में रहती थी, घर में रहती थी, अब वो कमाने लगी हैं। हाँ, ये भी प्रॉब्लम है, लेकिन आज भी महिलाएं बहुत मेहनत करती हैं। सुबह से लेके घर संभालना, जॉब करना, बच्चों को संभालना, शाम को घर आके फिर दोबारा किचन संभालना, रात सुबह उठी तब से लेके रात को उनको 10-11 बजे ही बेड मिलेगा, और तब भी वो। और ऐसी महिलाएं जिनके हस्बैंड कुछ नहीं कर रहे, ड्रिंक कर रहे हैं और भी न जाने कितने ऐश कर रहे हैं, ऐब कर रहे हैं, और वो संभाल रही है घर, क्योंकि उनको ये पता है कि एट द एंड मेरी फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करेंगे कि मैं डाइवोर्स लूं, या उनको शर्म है कि मुझे सोशल फ्रेम बना के रखना है, वो ऐसे हस्बैंड को टॉलरेट करनी है। या ऐसे हस्बैंड भी बहुत सारे हैं जिनकी वाइफ घर में काम नहीं करती, अगर वो अर्निंग करती हैं तो उनको एक घमंड होता है कि मैं भी तो कमा रही हूँ, घर में नहीं खाना बना रही। बिल्कुल बोला जाता है ना कि पति के दिल का रास्ता उसके अच्छे खाना बना के पेट से जाता है, वो है कहावत। तो नहीं बना रही वो खाना, लेकिन पति भी टॉलरेट कर रहा है क्योंकि उसे सोशल फ्रेम मेंटेन करके रखना है। तो ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा होता था तो अब भी ऐसा हो रहा है। अभी भी महिलाएं और हस्बैंड भी, पुरुष और
महिलाएं दोनों ही झुक के काम चला सकती हैं, लेकिन जो ये फोन है ना, ये फोन लोगों को उनके अधिकारों के बारे में ज्यादा बताता जा रहा है। जागरूक हो रही है, विचार उनके सामने आने लगते हैं कि मेरे पास ये अधिकार भी है, तो फिर वो डाइवोर्स तक चले जाते हैं। जैसे मैम आपने कहा था कि ये भारत जो हमारा है पुरुष महान है। व्यक्तिगत मेरा ऐसा मानना है कि सतयुग त्रेता द्वापर में वहाँ पर महादेव के साथ माँ पार्वती है, जो कि हर हर महादेव उमापति महादेव की जय, उमापति महादेव की जय। त्रेताओं में जाते हैं तो कहते हैं सीताराम की जय, द्वापर में आते तो कहते हैं राधे कृष्ण। तो कलयुग में भी शायद ये ऐसा होना चाहिए कि आपकी दृष्टिकोण क्या है? ना तो ये त्रेता युग है, ना ये सतयुग है, ना यहाँ सीताराम है, ना यहाँ पार्वती शिव हैं, ये कलयुग है। यहाँ महिलाएं अपने आप को इतना एजुकेटेड कर रही हैं कि वो पुरुष से अप होके दिखाना चाहती हैं। भगवान विष्णु के चरणों में माँ लक्ष्मी बैठा करती थी, जो उनके पैरों को हर वक्त मतलब उनकी सेवा किया करती थी। और आज की नारी, अगर आज के युग में हस्बैंड के सर पैर तो छोड़िए आप, सर में भी दर्द हो रहा है और उन्होंने बोल दिया कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा सर दबा दो, तो उनका ईगो हटून में 50,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए कमा के लेके आ रहा हूँ, तेरा सर दबाने के लिए तो ना ला रही हूँ। तो सीता नहीं है यहाँ कोई, ये कलयुग है जी। जैसे आपने भी एक मैम लाइन बोली थी कि नारी तो नारी जो खाना बनाती है, पकाती है, उसका जो पति खाता है, कुछ ऐसे करके आपने बोला था। क्योंकि अगर जो घर की जो नारी है, जो गृहिणी है, अगर वो खाना बनाती है, प्यार से खिलाती है, तो मेरे को लगता है कि किसी घर में कोई झगड़ा हो या तलाक तक कोई बात पहुंचे। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा रेशियो कम होने लगा। हाँ, थोड़ा रेशियो कम हो रहा है, क्योंकि अकेले खाना बनाना ही तो डाइवोर्स का कारण नहीं है। लेकिन हाँ, एक वाइफ गरम गरम खाना बना के लेके आती है अपनी फैमिली के लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, तो उससे कहीं ना कहीं फैमिली में प्रेम बढ़ता है। ओके। कभी कभी लड़ाई होती है तो उससे क्या धीरे धीरे प्रेम खत्म होना शुरू हो जाता है? हाँ बिल्कुल। वैसे तो प्यार और लड़ाई दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन यहाँ बात चल रही है हस्बैंड वाइफ की जी। प्यार से रिश्ता नहीं चलता। 1-2 साल काट सकते हैं, प्यार से जिंदगी काटनी है। 20 से 30 साल की उम्र में शादियां होती हैं, आगे की 50 साल हस्बैंड वाइफ को एक साथ रहना है। तो आपका अकेले प्यार से जिंदगी नहीं कटेगी, दोनों की लायबिलिटीज होती हैं एक दूसरे के प्रति। अगर आप वो निभाते जाएंगे, 100% कोई नहीं निभा सकता, लेकिन आप कोशिश करिए, जहाँ लायबिलिटी निभाने की जो दोनों कोशिश कर रहे हैं वो पूरी होती जाएंगी दोनों की, तो रिश्ता बचा रहेगा। प्यार से रिश्ता नहीं बचता। रिश्ते में कब समझ लेना चाहिए कि वो सब दी एंड हो गया, खत्म हो गया? रिश्ते में दी एंड समझ लेना चाहिए जब आप किसी व्यक्ति को, किसी वाइफ को, हस्बैंड को एक ही गलती के लिए बार बार समझा रहे हैं, अपने रिश्ते को बचाने की वजह से उन गलतियों को भी बार बार माफ कर रहे हैं, जो शायद माफी योग्य नहीं होती। मैंने बहुत सारे कपल्स ऐसे देखे हैं जहां हस्बैंड को पता है कि मेरी वाइफ का अफेयर चल रहा है, वो शांत है, समझाया जा रहा है, नहीं मान रही। या वाइफ को पता है कि मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, वो समझा रही है, माफ किए जा रही है, सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने के लिए और सोशल फेम को बचाने के लिए। या और भी ऐसी गलतियां होती है जो माफी योग्य नहीं होती, फिर भी माफ किया, बार बार माफ किया, और सामने वाले व्यक्ति नहीं सुधर रहा, फिर आप अपने आप को खत्म नहीं कर सकते ना। डेली वही लड़ाइयाँ, डिप्रेशन, ये जो बार बार माफ करने वाली चीजें हैं ना, सेकंड पार्टी को, हस्बैंड अगर वाइफ को माफ किए जा रहा है तब भी वाइफ नहीं सुधर रही है किसी भी कंडीशन से, तो एक न एक दिन हस्बैंड डिप्रेशन में चला जाएगा, सुसाइड कर लेगा। आजकल अटैक कितने पड़ रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं लोग। यही रीजन है कि उन्हें सोशल फेम से बचना था। डाइवोर्स कैसे डाले? अगर वो घर में डाइवोर्स की कह भी रहे हैं तो उनकी फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, बेटा नहीं डाइवोर्स नहीं डालना है, तो हमारे वैसे ये कहेंगी, चाची ये कहेंगी, फूफा ये कहेंगे, ये रिश्तेदार, समाज, कॉलोनी, सोसाइटी। तो वो क्या करे? उसने कई बार समझाया, अपने दोस्तों से बोला, अपनी फैमिली वालों से बोला, नहीं समझ में आ रहा। अब वो तो समझा के हट गए साइड,
एट दी एंड रहना हस्बैंड वाइफ को ये फिर साथ में नहीं झेल पा रहा तो वो सुसाइड, अगर वो सुसाइड नहीं करता तो कहीं ना कहीं अटैक पड़ेगा, ब्रेन हेमरेज। ये ना लैक ऑफ कन्वर्सेशन, फैमिली वालों को ना बताना या फैमिली वालों को हम बता रहे हैं वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो ये यहाँ तक सिचुएशन पहुंच जाती है। अगर हम किसी को छेड़ते रहते हैं तो दी एंड समझ लेना चाहिए, जब सिचुएशन वहां तक जाए, दिमाग में ये ख्याल आने लगे यार इससे अच्छा तो मर जाती हैं, तो मरने से बेटर है आप डाइवोर्स ले लीजिए। कम से कम जीवन तो बचेगा, कम से कम जीवन बचेगा। आप किसी के ओनली हस्बैंड या किसी के ओनली वाइफ नहीं है, आप किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की दोस्त हो, किसी कोई इंसान आपको देख के जीता है, तो आप एक पर्सन की वजह से अपने आप को खत्म ना करें। आप उससे बेटर है वकील करें, दीवाने जाएं, डाइवोर्स लें। अच्छा मैम, जैसे अभी आपने केस सुने होंगे कि किसी को नीले ड्रम में पैक कर दिया जी, तो वो क्या था? ये तो आजकल वो ना कलयुग आ गया है, ये घोर कलयुग आ गया है। अगर आपको नहीं है अपना उस पार्टनर से शादी नहीं करनी थी, आप मना कर दीजिए। आप अपनी फैमिली वालों को बोल दीजिए मैं शादी नहीं कर रहा है, मैं शादी नहीं कर रही। आज के लिए फीमेल्स में बहुत ज्यादा हो गया है कि अपनी समाज को या अपनी फैमिली वालों को खुश करने के लिए शादी तो कर लेंगी, वो पहले से ही प्लानिंग रहती है कि अब ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये सब गलत है, आप अपने पेरेंट्स का दिल दुखाते हैं, आप एक क्रिमिनल बन जाते हैं। आपने किसी का जीता जाता इतना बड़ा लड़का खो दिया, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पसंद नहीं है किसी और से शादी या आप कहीं और करना चाहते हैं तो आप बता दीजिए। आप ये सोसाइटी वाला क्राइम है, ये पर्सनल क्राइम नहीं है, ये सामाजिक स्तर का क्राइम है। लोग हस्बैंड लोग डरने लगे हैं आजकल शादी करने से पहले, इतना ज्यादा सोचती हैं कि वो पहले पूरी छानबीन करती हैं कि ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा। और आपने कहा कि नीला ड्रम ये सब, इस पे मैं एक और बात बोलूंगी। जैसे क्राइम हो जाते हैं, जब यूट्यूब चैनल्स वाले होते हैं इसका मजाक बना के वीडियोस अपलोड करते हैं, तो उन सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है जो सोसाइटी वाला क्राइम है उसका मजाक ना हो रहा है। जैसे क्योंकि ना कहीं जैसे आपने बोला कि हस्बैंड वाइफ क्या कहते हैं साथ में सोने के बस वो हो रहा है कि यार सोना चाहिए कि नहीं, मतलब बहुत जगह वो जो क्राइम हुआ कहीं उससे देल यहाँ हो रही। एक्चुअली एक के साथ क्राइम होता है और डर सबको लगने लगता है, तो इसीलिए ये सारी चीजें एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए कि आप हनीमून पर गए और वहाँ आपने किसी के बच्चे के साथ ऐसी हरकत कर दी, तो ये नहीं होना चाहिए। आप शुरू में ही बता दीजिए अपने फैमिली वालों को, नहीं मानेंगे कब तक नहीं मानेंगे, और नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, आपने 5 साल अफेयर चलाया, आगे 5 साल और चलाते रहिए, किसी के बच्चे की हत्या तो मत करिए, आप शादी कर लेना, अपने घर वालों से मना कर दूं। लेकिन समाज के सामने अपने आप को अच्छा प्रूफ करना, उसके बाद आप एक क्रिमिनल बन, क्या हुआ ना, आप उस बॉयफ्रेंड के साथ रह पाए, अपने उससे शादी कर पाए, आप जीवन भर जेल में रहेंगी आप। तो ये पर्टिकुलर क्या होता है, ये जो काम हुआ ना नीले ड्रम वाला, ये काम एक नॉर्मल इंसान नहीं करता, नॉर्मल लड़कियां ही कर ही नहीं सकती। ये हरकतें होती है एबनॉर्मल लड़कियों की, वो कहीं ना कहीं दिमाग से बीमार हैं। तो वो हस्बैंड लोग जो बाहर के डर रहे हैं और लड़के लोग जो शादी देख देख के कर रहे हैं, वो चीज से ना डरें, वो दिमाग की बीमारी होती है, नॉर्मल बस एक एक्टिविटीज नहीं करती। क्योंकि लड़कियों का तो हार्ड होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, क्योंकि वो इतना आपके साथ टॉर्चर झेलने के बाद ही आप भी साथ रह रहे हैं, तो वो मेरे को जो व्यक्तिगत लगता है कि जैसा आपने कहा कि दिमाग से बीमार है, वो ऐसी ही लड़कियां हो। हाँ, और आपने कहा कि लड़कियां झेल रही हैं, आज भी डाइवोर्स जो फैमिली कोर्ट है 4 महीने से बंद है दीवानी में, लेकिन अभी भी स्त्रियां बहुत झेल रही हैं। पुरुष जो हस्बैंड है वो झेल रहे हैं, वो सामने इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि पहले हस्बैंड नहीं झेला करते थे, अब झेल रहे हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू पहले से अभी भी लड़कियां बहुत झेल रही हैं, वो इजीली नहीं चाहती हैं कि उनका घर टूटे, डाइवोर्स हो, सामाजिक स्तर पे उनकी बदनामी हो। डाइवोर्स को समाज में इतना गंदा माना गया है ना, आज भी किसी का हस्बैंड अगर उसके साथ नहीं रह रहा तो सोसाइटी वाले, परिवार वाले इतनी गंदे तरीके से देखते हैं कि पता नहीं इस लड़की के अंदर क्या दोष होगा, इसका हस्बैंड साथ नहीं रहेगा। उस हस्बैंड के अंदर क्या प्रॉब्लम थी, वो उनको इस चीज से कुछ लेना देना नहीं है।
लेकिन ये पता है कि इस लड़की के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, खाना नहीं देती होगी या जो भी वगैरह वगैरह, या कोई हस्बैंड रह रहा है अकेला, उसकी वाइफ नहीं रह रही है साथ, तो उसकी सोसाइटी वाले सोचेंगे कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी, या इसका ना अपनी वाइफ से बनती नहीं, इसकी वाइफ साथ नहीं रह रही, कॉलोनी की लेडीज उनसे बात नहीं करेंगी, या जाने कितना बड़ा वो क्रिमिनल बन गया है। इतने गंदे तरीके से देखा जाता है दोनों ही को, हस्बैंड को भी वाइफ को भी, कि वो लोग अपनी जिंदगी अब जी नहीं सकते हैं। जाने कितना बड़ा काम करके बैठे हैं, वो अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, या एक दूसरे को कुछ टाइम के लिए स्पेस भी देना चाह रहे हैं कि चलो कुछ दिन दूर रह लेती, शायद सब कुछ अच्छा हो जाए। तो आपस अगर आप सच में उनके रिश्तेदार हो, उनके वेल विशर हो, सोसाइटी वाले हो, कॉलोनी वाले हो, एक्सवाई जो भी हो, आप उनसे बात करो, आप उनके पीठ पीछे बात ना करो। आप शायद इनसे बात करोगे, आपके समझाने से शायद उनको समझ में आएगी, या उनके अंदर कॉन्फिडेंस जिंदा रहने का आएगा। डाइवोर्स एक दिन का प्रोसीजर नहीं है, डाइवोर्स ना जाने कितने टाइम का प्रोसीजर है। हर तारीख पर वो सब कुछ याद आने लगता है अपने पार्टनर को देख के, जिनकी वजह से आज वो कोर्ट में खड़े हुए हैं। कितना कत्ल होता होगा अंदर ही अंदर, जब वो सामने अपने पार्टनर को देख के सोचता होगा या सोचती होगी कि तूने मेरे साथ ये किया था, ये वायलेंस किया था, मानसिक तनाव दिया था, वगैरह वगैरह। तो ये ना जब तक डाइवोर्स फाइनली नहीं हो जाता तब तक उसकी हर रोज उसका मन कुचलता है। मरता, हर रोज मर रहा है व्यक्ति। हाँ, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो। जैसे आपने कहा ना था कि समाज ऐसे देखता है उस नजर से, जो कि जैसे कोई आपने कहा था कि वो मर ही जाता है, इससे तो अच्छा डिवोर्स ले लेता। तो कुछ लोग कहते हैं कि समाज ही क्या कहेगी। मैं यहाँ पर अपनी मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है, भैया समाज आपको खिला नहीं जाएगा, दूसरे आपको खिला नहीं जाएंगे, रह खाना आपको खिलाना आपको है, तो क्यों समाज की सोचनी। समाज की तो सोचते ही हैं वो लोग, उससे भी पहले वो भाई पेरेंट्स की सोचने लगते हैं। अब वो डायरेक्टली समाज पे अटैक नहीं हो रहे हैं, समाज पे वो अटैक हो रहे हैं वो पेरेंट्स द्वारा। अब अगर एक बार उनके पेरेंट्स बोल देना तू चिंता मत कर, समाज को भी देख लेंगे और सामने वाले पार्टी को भी देख लेंगे, तू कैसे खुश रह पाएगी या कैसे खुश रह पाएगा, हमें बस इतना बता दे। अगर पेरेंट्स इतना कहना सीख जाए ना, तो सामाजिक कत्ल जो हो रहा है यमुना का वो भी नहीं होगा, और उसी द्वारा से अच्छी जिंदगी जीने की ऊर्जा उठेगी। पेरेंट्स की वजह से एक्चुअली बच्चा, हम जब पैदा होते हैं ना, इतना पेरेंट्स हमारे लिए इतने सेक्रीफाइस कर चुके होते हैं कि हम इस एज पे फिर उनके लिए सेक्रीफाइस करने लगते हैं कि हमारी वजह से यार क्या इनकी एज रह गई है, 5-10 साल के हैं, इनके सामने हम डाइवोर्स ना डालें या ये ना करें। पेरेंट्स की वजह से हमें समाज को देखना पड़ता है, वरना आजकल हम लोग इतने एजुकेटेड हुए हैं, डायरेक्टली समाज को तो हम नहीं देखते। जी। अब मैम हस्बैंड वाइफ में स्पेस कितना जरूरी है। हस्बैंड वाइफ में मतलब कि जैसे बहुत सारे सबसे अलग अलग रिश्ते होते हैं, माँ बाप बेटी का, भाई बहन का, हस्बैंड वाइफ का, और रिश्तों में इतना स्पेस जितना जरूरी नहीं है जितना हस्बैंड वाइफ में जरूरी है। क्या होता है कि और रिश्ते वालों के साथ हम 15, 20, 25 साल तक रहते हैं जब तक हमारी शादी नहीं होती, उसके बाद हम पर्टिकुलर अपने पार्टनर के बन जाते हैं, और हमारे पेरेंट्स भी, हमारे भाई बहन ही मानने लगते हैं कि अभी व्यक्ति मेरा नहीं है, मेरी बहन ही बाद में, ये पहले मेरे जीजा की वाइफ है। तो अब हस्बैंड वाइफ इन दोनों में स्पेस कितना जरूरी है, इतना जरूरी है क्योंकि उन्हें जिंदगी आने वाली 50 साल एक साथ काटनी है। आप एक दूसरे में घुसे रहेंगे, एक दूसरे की एक एक चीज को पॉइंट आउट करोगे, यहाँ क्यों जा रहे हो, वहां क्यों जा रहे हो, इतने बजे क्यों जा रहे हो, इससे बात क्यों कर रही है, ये तेरा दोस्त क्यों है, उसके पास क्यों गई, किटी पार्टी क्यों कर रही है। मतलब स्पेस बहुत जरूरी है। अगर आप स्पेस नहीं रखेंगे ना एक दूसरे के साथ, तो जिंदगी भर का स्पेस हो जाएगा बाय डाइवोर्स। इसीलिए थोड़ा थोड़ा स्पेस देते रहे अपने पार्टनर को। जैसे कि वाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तू दोस्तों के साथ क्यों बैठा है, तेरा 6 बजे के बाद तू घर क्यों नहीं आ रहा, ऑफिस खत्म हो गया घर आओ, मेरे पास ही बैठे रहो, तुम अपने पेरेंट्स से बात क्यों कर रहे हो, है ना, तुम मतलब पर्सनल लाइफ क्यों जी रहे हो। ऐसी हस्बैंड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि तू अपनी माँ से बात क्यों कर रही है, तू अपनी दोस्तों से बात क्यों कर रही है, तो ऑफिस में मतलब इतनी सारी मीटिंग्स में क्यों अटेंड कर रही है, जो जरूरी मीटिंग है वो अटेंड कर। तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ को अलग बने रहने दो,
अगर हस्बैंड वाइफ अपने अपने काम में लगे हुए हैं, फ्री होके आई जाएंगे, आना घर पर ही है, आप पर्टिकुलर टाइम पिक करो कि नहीं इसी टाइम पर आओ, या इधर अब टाइम के बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, या अकेले दोस्तों में मत जाओ तुम। दोनों में ही ये दो बेसिक चीजें हैं जो दोनों के साथ आती हैं। हस्बैंड भी बोलता है तेरे इतनी सारी फ्रेंड्स क्यों हैं, है ना, या घर पर ही ध्यान दो, तो या कभी कभार कहता हूँ मैं के साथ चले जाओ, उन्हीं के साथ चले जाओ, मायके ही रह ले तू। तो स्पेस बहुत जरूरी है दोनों में। और हस्बैंड वाइफ, बहुत सारे लोग सोचते हैं हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे से क्या छुपा है, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत कुछ छुपा होता है और छुपा होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ हो इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे को आप सारी बातें बताएं। बहुत सी चीजें होती है जो हम अपनी माँ से शेयर कर सकती हैं, हस्बैंड से नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें होती हैं जो माँ से भी नहीं कर सकते, हस्बैंड से भी नहीं कर सकते, तो बेस्ट फ्रेंड से ही कर सकते हैं। अब हस्बैंड बोले तूने अपनी माँ को तो बता दी, अपनी फ्रेंड को तो बता दी, तूने मुझे क्यों नहीं बताई? नहीं बतानी थी, आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया था नहीं मेरी नजर में। तो स्पेस बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेस जहाँ पे मिलने लगे ना, शायद डाइवोर्स केस कम होने लगे। स्पेस मिलने लगे, ईगो प्रॉब्लम खत्म हो जाए, फैमिली वाले इन्वॉल्वमेंट कम होने लगे, या फैमिली वाले इन्वॉल्व हो तो ये कि तू चिंता मत कर, हम हैं, आप लोग संग रहे, पैसे से या किसी भी चीज से प्रॉब्लम आएगी हम हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जब होने लगे ना, कंपटीशन खत्म हो जाए, वाइफ के अंदर ईगो प्रॉब्लम में इतना कमाती हूँ, अच्छे से घर को भी संभालो आप, और हस्बैंड भी वाइफ के साथ सहारा दे किचन में। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो डाइवोर्स को खत्म कर सकती हैं। ये प्यार भरा जीवन निकल सकता है। हाँ, निकल सकता है। Okay. क्योंकि देखिए क्या है, मैंने शुरू में एक बात बोली कि लैक ऑफ कन्वर्सेशन, अगर आप अपनी वाइफ को टाइम नहीं देंगे तो कोई और टाइम देगा, बिल्कुल। और जब कोई और टाइम देगा तो डाइवोर्स होगा। बिल्कुल। अब मेरे डिवोर्स कितने प्रकार के होते हैं? डाइवोर्स 2 प्रकार के होते हैं जी। एक सेक्शन 13 बताता है जो डाइवोर्स की डेफिनेशन बताता है, एक 13B जो म्यूचुअल डाइवोर्स की डेफिनेशन बताता है। सेक्शन 13 में वही सारी कंडीशन होती है जो मैं आपको भी सारी बता चुकी हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, आप अपने हस्बैंड फैमिली के साथ नहीं रहोगे, वाइफ का ये सब कहना, क्रूअल्टी करना हस्बैंड द्वारा वाइफ पर, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो डाइवोर्स की सेक्शन 13 बताती है जी। एक होता है म्यूचुअल डाइवोर्स जो सेक्शन 13B बोलता है। अब मेरा पर्सनली मानना है कि जो होशियार इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो म्यूचुअल डाइवोर्स ले लेते हैं, और जिसको बदला लेना है कि नहीं, ना मैं जीऊंगा ना जीने दूंगा, ना मैं जीऊंगी ना जीने दूंगी, वो सेक्शन 13 डाइवोर्स पे चलते हैं। अब जो ये डाइवोर्स है ये सालों साल भी खिंच सकता है, 1 साल से लेके 10 साल तक जा सकता है। और जो ये म्यूचुअल डाइवोर्स होता है, दोनों की म्यूचुअल कंडीशन होती हैं, 7 महीने में डाइवोर्स हो जाता है, जिससे कि ना कि हस्बैंड की लाइफ बर्बाद होगी ना वाइफ की। तो मेरा मानना ये है कि अगर दोनों में से एक भी चाहे डाइवोर्स, और कहीं ना कहीं आपने जिंदगी में अपने पार्टनर को प्यार किया है, उससे लगाव रखा है, तो उसको दीवाने में घसीटो मत, उसकी चप्पलियां घिसवाओ, आप उसको म्यूचुअल डाइवोर्स दे दो, जिससे कि आप भी जी पाए और वो भी। सबसे बेस्ट डाइवोर्स होता है म्यूचुअल डाइवोर्स, जिससे ना टाइम खत्म होता। अब वो ईगो वाली बात कि नहीं मैं म्यूचुअल डाइवोर्स नहीं दूंगी, तुम ये डाइवोर्स कैसे दे रहा है, अब तू लगा दीवान में रहा, तुमने तो एक तलाक डाला है, मैं तेरे ऊपर 10 धाराएं और लगाऊंगी, ना तुझे जेल करवा दी। हालांकि जेल होती नहीं है, पहले हुआ करती थी सेक्शन 498A में, दहेज प्रथा में, लेकिन अब वो खत्म हो गया है। अच्छा, कोई दाई के लगाता है तो कोई के नहीं, उसमें कोई जेल नहीं है, वो बेलेबल ऑफेंस है सारे। ओके जी। इस टाइप का कोई पीड़ित हो जो कि उसको कोई सही अच्छा वकील न मिल रहा हो, तो आप क्या उनके लिए कोई कांटेक्ट वगैरह कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? मैं जिला एवं सत्र न्यायालय आगरा में फैमिली लॉयर हूँ, और मेरा कांटेक्ट नंबर 9808100485, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा भी टारगेट यही रहता है पहले कि देखिए जजेस के पास जाएंगे वो भी पहले मीडिएशन ही कराएंगे। बहुत सारे वकील होते हैं कि चलो क्लाइंट आ गया, लेकिन मेरा यही रहता है पहले मैं अपने पास ही उनका मीडिएशन कराने की कोशिश करती हूँ, और अगर दोनों नहीं मानते तो मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाए, और वरना थर्ड तो है ही है,
कोशिश है कि कम टाइम में उनका जल्दी डाइवोर्स करा दें। हालांकि कोई टारगेटेड नहीं है किसी का डाइवोर्स कराना। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी जानकारी दी कपल्स के लिए डिवोर्स रेट को कैसे कम किया जा सकता है, बहुत कुछ जानकारी दी। तो मैम से मिलना है तो मैम ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और सब कुछ बता दिया, तो मिल सकते हैं, मैम से मिलेंगे किसी दूसरे पॉडकास्ट में। जब तक के लिए हरे कृष्णा।